नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा आज आप सबसे बात करने जा रही हूँ 8 नवंबर 2022 को लगने वाले चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है मेष से लेकर मीन राशि तक, और गर्भवती स्त्रियों को इस समय क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए जिससे हमारे जीवन पर इसके नकारात्मक प्रभाव कम से कम पड़े। वैसे तो मैं आप सभी को इस विषय में सर्वप्रथम यह बोलना चाहूँगी कि किसी भी रूप में आपको डरने की, घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोग परेशान होंगे तो फिर हम लोगों का होना बेकार है, कोई अर्थ नहीं है हम लोगों का यदि हम आपको डराते और परेशान करते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप किसी भी प्रकार के दबाव में ना आए। हाँ, कुछ सावधानियाँ अवश्य रखें, क्योंकि कोई भी ग्रहण, इसे आप ऐसे समझिए कि हमारी लाइफ में जब अच्छा समय चल रहा होता है तो हम फ्री होते हैं, जो मन में आया वो करते हैं, अच्छे डिसीजंस लेते हैं, कोई बड़े निर्णय ले सकते हैं, किसी भी काम में हाथ आजमा सकते हैं। लेकिन जब हमारा समय खराब चल रहा हो तो हमें सभी लोग सलाह भी देते हैं, हम खुद भी सोचते हैं कि हम पैसे बचा के चलें, समय हमारा अच्छा नहीं है, कदम फूंक फूंक करके रखें, और कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छे समय का इंतज़ार करते हैं। तो बस समझ लीजिए ये ग्रहण भी कुछ वैसे ही है। आप ये एक बार आप ये समझने का प्रयास करिए कि ये प्रकृति, ये सृष्टि, ये ईश्वर कितनी सुंदर संरचना का उन्होंने निर्माण किया है, जो हमें यह दिखाते हैं कि सूर्य और चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, सभी जो इतने पावरफुल प्लैनेट्स हैं, ये ब्रह्मांड इतना पावरफुल है, इसके बाद भी सूर्य और चंद्रमा पे भी ग्रहण लगता है। अर्थात इनके भी बुरे दिन आते हैं। सुख सदैव सभी के जीवन में नहीं है, दिन सबके जीवन में हमेशा नहीं है, रात्रि सबके जीवन में आती है। तो यह परमात्मा की संरचना है जो हमें ये इसके माध्यम से वो हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज सदैव एक सी रहेगी। तो आप प्रकृति के उस नियम को समझने का प्रयास करें कि सूर्य और चंद्रमा जो इतने पावरफुल होते हैं, इनके भी कई बार ऐसे दुर्दिन आते हैं कि राहु केतु जैसे ग्रह इनको ग्रसित कर लेते हैं। भले ही थोड़े टाइम के लिए ही करें, लेकिन ग्रसित कर लेते हैं और इनको अपने पाश में ले लेते हैं, जिसके कारण यह पूरी पृथ्वी पे दिखना बंद हो जाते हैं। इनका बल भी कुछ नहीं कर पाता है उस समय, भले ही कुछ क्षण के लिए हो। तो ये परमात्मा का एक सीख है हमारे लिए कि बुरे दिन, बुरे लोग, कठिन समय, रात्रि, दुर्दिन हम सबके जीवन में आता है। हमें करना क्या है? जैसे सूर्य, राहु के आ जाने के बाद भी सूर्य अपने तेज को कम नहीं करता है, वह वैसे ही चमकता रहता है नॉन स्टॉप। और जैसे ही वह सामने से हटता है तो सूर्य का तेज हम सबको दिखने लगता है। इसी प्रकार से चंद्रमा, राहु केतु कितना भी ग्रसित करे, जब वे सामने से हटते हैं तो उनका तेज वैसे ही फैलने लगता है, उनका प्रकाश हम सबको मिलने लगता है, उनकी रश्मियां हम सब तक पहुंचने लगती हैं। तो आपको भी अपने जीवन में यह चीज सीखनी चाहिए कि कोई भी ग्रहण, कोई भी बुरा समय, कोई भी खराब से खराब ट्रांजिट, खराब से खराब महादशा सदैव नहीं रह सकती है। हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, मेरे आपके बहुत सभी एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते होंगे, जो बहुत परेशान हो जाते हैं किसी नेगेटिव फेस से। भाई मैं मानती हूँ कि नेगेटिव फेस को समझने का या उसे चला भरने का या उसमें सरवाइव करने का मादा हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है। लेकिन हमें उससे हार नहीं माननी है। हम खरगोश की चाल चलें या कछुए की चाल चलें, हमें चलते रहना है। हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि अब ये पीरियड कभी निकलेगा ही नहीं। तो आप सबसे मैं इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करूंगी, चूंकि मैं ये बातें क्यों समझा रही हूँ इसका भी रीज़न आपको बता देती हूँ। चंद्रमा जब भी पीड़ित होता है, चूंकि ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, और चंद्रमा हमारे नेटल चार्ट में जब भी पीड़ित होता है या फिर ग्रहण लग रहा है या अमावस और पूर्णिमा का समय आता है, और यदि हमारे नेटल चार्ट में चंद्रमा पीड़ित है, समय अच्छा नहीं है, कहीं से भी शनि से ग्रसित है, राहु केतु से ग्रसित है, तो
हमारे अंदर नेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है अन्य लोगों की तुलना में। हमें पॉजिटिविटी उतनी अच्छी नहीं होती है, हम जल्दी निराश हो जाते हैं ऐसे लोग। तो मैं इस वजह से ये चीज़ कह रही हूँ कि आप निराश मत होइए। आपका टाइम थोड़ा सा कम फेवरेबल है, जब समय आपका अच्छा आएगा, और समय सबका अच्छा आता है, ये एक अखंड सत्य है। यह आप सभी निश्चित मान के चलिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि समय किसी का अच्छा ना आए। आज किसी का है तो कल किसी का है, परसों किसी का है। समय अच्छा सबका आता है, आज नहीं तो कल आता है। तो आप प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू कि आप में से सभी लोग मेरी इस बात को ध्यान देंगे और कभी भी जीवन में हार नहीं मानेंगे। ये ग्रहण हमें इन चीज़ों की सीख देते हैं। चलिए, दूसरी चीज़ की ये भी ये बताते हैं कि कितना भी बलशाली व्यक्ति हो, कितना भी बलशाली हो, सूर्य चंद्रमा इतने बलशाली हैं, फिर भी छोटा सा प्लेनेट उनको छाया ग्रह है, बल्कि ये राहु और केतु को तो ग्रह भी नहीं माना गया है। वो सोचिए उन पे ग्रहण लगा देते हैं, हाथी को चींटी मार देती है। तो घमंड कभी नहीं करना है। ईश्वर जो हमें सिखा रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिए कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमें सब कुछ है। ऐसा संभव ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं होता है। वो परमात्मा चाहे तो एक सेकंड में प्रलय कर सकता है। तो कभी भी घमंड मत करें। हाँ, आत्मसम्मान आप में होना चाहिए, लेकिन अभिमान आप में नहीं होना चाहिए। तो चलिए, अब हम बात करते हैं मेष से लेके मीन राशि तक क्या रहने वाला है इस ग्रहण का प्रभाव। सबसे पहले मैं आपको प्रारंभिक जानकारी दे देती हूँ। कार्तिक पूर्णिमा दिन मंगलवार के दिन यह ग्रहण लग रहा है। इस ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होगा प्रातः काल 8:09 से। आप चाहें तो सूर्यास्त के बाद से भी परहेज कर सकते हैं, लेकिन सूतक काल से पूर्व ही आपको अपने मंदिर के कपाट और देवी देवताओं की मूर्तियों को ढक देना चाहिए। खाने के सभी पदार्थों में तुलसा दल डाल करके रखें। तुलसा दल ना मिले तो आप जो कुशा होती हैं वह डाल सकते हैं। अगली चीज कि यह ग्रहण खगास यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण है। भारत, न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और जकार्ता आदि में यह ग्रहण पूर्ण रूप से देखा जाएगा। भारत में यह ग्रहण कोलकाता से प्रारंभ हो रहा है। कोलकाता, दिल्ली, तमिलनाडु, मुंबई सभी क्षेत्रों में यह ग्रहण पूर्ण रूप से देखा जाएगा। विशेष चीज क्या है? विशेष बात यह है कि यह ग्रहण जब चंद्रमा हमारे देश में उदित होने की स्थिति में होंगे उस समय यह ग्रहण लग रहा है। भारत में यह ग्रहण उस समय दिखाई देगा, लग नहीं रहा है, माफ करिएगा, उस समय यह दिखाई देगा। मुश्किल से 2 या 3 मिनट का वह समय होगा, उसके बाद 1 घंटे तक यह लगा रहेगा। तो ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण है ये, और समय इसका रहेगा दोपहर 1:32 से शाम को प्रदोष काल में 6:19 तक। तो इस बीच में वह सभी जातक जो साधक हैं, जो तंत्र मंत्र या किसी प्रकार की साधना करते हैं, उसके लिए उनके लिए सर्वोत्तम अवसर है। आप किसी प्रकार का मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, आप किसी भी मंत्र को जागृत कर सकते हैं, इसके लिए सर्वोत्तम समय है यह। आपको जो ध्यान रखना है वह ये रखना है कि किसी भी चीज़ के लिए परेशान ना हो। ये नहीं सोचे कि कौन सा मंत्र जागृत करें, 2-3 मंत्र जागृत कर ले, ऐसा नहीं है। किसी एक मंत्र को जागृत करिए। यदि कोई आप प्रतिदिन मंत्र करते हैं आप उसको ही कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। कोई साबर मंत्र करना चाहते हैं तो उसे सिद्ध कर लें। कोई और मंत्र, कोई गुरु मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उसे सिद्ध कर लें। विशेष रूप से अगर आप मेरा सुझाव मांगेंगे तो मैं यह कहूँगी कि चंद्र ग्रहण पर आप इस बार हनुमान जी की आराधना करें और हनुमान जी के किसी भी मंत्र का आप जाप करिए। यदि आप संकटों से मुक्ति चाहते हैं और आप अपने मन से बहुत व्यथित हैं तो आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप करिएगा और हनुमान जी की आराधना करिए। आपको विशेष लाभ होता इस चंद्र ग्रहण से दिखाई देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गर्भवती स्त्रियां क्या ध्यान रखें। तो सर्वप्रथम आप गर्भवती स्त्रियों का नेचर समझिए। गर्भस्थ शिशु जो होता है वो एक पानी की थैली में ही जीवित रहता है।
एक वाटर फ्लूइड होता है जिसके अंदर गर्भित शिशु जो होता है वो रहता है। और पानी क्या है? चंद्रमा है, पानी का कारक ही चंद्रमा है। तो आप ये समझिए कि सबसे ज़्यादा असर उस पे होना है, नेचुरल सी चीज़ है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई ग्रहण होता है, कोई भी अमावस होती है, पूर्णिमा आती है, अमावस होती है, तो इस समय ज्वार भाटा समुद्र में उठते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक नियम है। चंद्रमा समीप आ जाता है, समुद्र की लहरें बढ़ जाती हैं। इस टाइम पे सुनामी आना या किसी तरह का भूकंप, समुद्री एक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा जल का कारक है। तो जब बॉडी में जल की मात्रा ज़्यादा होती है, और गर्भवती स्त्रियों के तो गर्भ का पालन ही जल में होता है। जो शिशु, गर्भित शिशु है, वो उस जल में ही जीवित रहता है। तो नेचुरल सी चीज़ है, उसमें कोई बहुत बड़ा दिमाग लगाने वाला वो नहीं है। ये नेचुरल सा साइंस है कि इफेक्टिव बात है कि वो बच्चे पे, गर्भित शिशु पर उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है यदि आप सावधानी ना रखें तो। अब सावधानियाँ आपको क्या रखनी है? डरना नहीं है। हाँ, मैं सभी महिलाओं से बोलूँगी, ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, गर्भित शिशु जिनके गर्भ में है, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है, आप अपनी मेडिसिन टाइम पे लें और प्रयास ये करें कि ग्रहण का जो समय है 2 बज के लगभग, ये जो पीक पे आएगा ये 3:30 से आएगा, लेकिन आप लोग परहेज करने की कोशिश करिएगा कि 2:29 से 6:19 तक कोशिश करिएगा कि किसी तरह का लिक्विड लेने से बचें। आप उससे पहले पानी, दूध, जल आदि का सेवन करें। प्रयास ये करें कि आप 2:29 से 6:19 के बीच किसी प्रकार के लिक्विड आदि का सेवन ना करें, क्योंकि वह जल से रिलेटेड होता है। दूसरी चीज़, इस पूरे ग्रहण काल में अर्थात 1:32 से लेकर के 6:19 तक आप किसी भी मंत्र का जाप, विशेष रूप से हनुमान जी के किसी मंत्र का जाप। अब मैं बार बार हनुमान जी के मंत्रों के बारे में चर्चा क्यों कर रही हूँ ये भी बता देती हूँ, क्योंकि ये मंगल वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति भी वक्री चल रहे हैं, और वक्री रेट्रो प्लैनेट काफ़ी बलशाली हो जाते हैं। तीसरी चीज़ कि शनि देव भी इस समय मंगल के नक्षत्र में हैं, हालांकि वो मार्गी हैं, लेकिन बृहस्पति में बल नहीं है। 6 प्लैनेट्स को ये जो ग्रहण है वो कंजक्ट कर रहा है। तो चंद्रमा जो होता है मंगल के साथ जब होता है, तो जब चंद्रमा राहु के साथ आता है तो इंसान में भोग, विलासिता, क्राइम या व्यसन जिसे कहते हैं ना, व्यसन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो किसी प्रकार के अपराध की इस समय सीमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैं गर्भस्थ शिशु के बारे में बोल रही हूँ कि आपके शिशु पे किसी भी प्रकार की नेगेटिव छाया ना पड़े, किसी प्रकार की नेगेटिविटी उसमें बहुत ज़्यादा ना आए। तो इसके लिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप इस टाइम में हनुमान जी रक्षा कवच है। मेरी बात के, मेरे विचारों के भाव को आप पकड़ने का प्रयास करें आप सभी, कि हनुमान जी जो हैं वो एक रक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो और इस समय मंगल पावरफुल कंडीशन में है। जब आप हनुमान जी के मंत्रों का, और वह पराक्रम के कारक भी होते हैं, मेष राशि में, मंगल की राशि में ये ग्रहण लग रहा है, तो सारे सिम्टम्स मंगल से रिलेटेड हैं। हनुमान जी उसके कारक हैं। तो किसी के स्वामी ही यदि आप बलि कर लें, अपने फेवर में कर लें, भाई आप किसी घर में रहने जाते हैं और अगर वहाँ का मकान मालिक या वहाँ का मुख्य व्यक्ति ही आपके फेवर में हो तो आपके लिए फेवरेबल हो जाता है ना। तो बस वही समझिए, वही ये गणित है कि अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपके आने वाले शिशु को बल भी मिलेगा, तन भी स्वस्थ मिलेगा, मस्तिष्क बलशाली मिलेगा, और किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन उसके मन में नहीं होंगे। मैं इस कारण से यह आप सभी से कह रही हूँ। और गर्भवती स्त्रियों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं बैठ करके आराम से यह मंत्र कर सकते हैं। हाँ, सोने से बचना चाहिए गर्भवती स्त्रियों को सोने से, केवल ग्रहण काल की मैं बात कर रही हूँ, सूतक से नहीं कह रही हूँ,
ग्रहण काल में अर्थात 1:32 से 6:20 के बीच आप मंत्र आदि का जाप करें, कुछ और कर सकते हैं, लेकिन सोने से बचें। सोने से कई बार मैंने देखा है कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तो उससे आप बचें। आपको और एक विशेष कार्य क्या करना है, यदि कोई गर्भवती स्त्रियां ज़्यादा बीमार हैं तो उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लंबाई का एक धागा मौली या कलावा लें और उसे सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट आप बांध दें, कहीं भी किसी खूंटी से या किसी डंडे से या किसी भी हैंगर से अटैच करके आप उसको एकदम स्ट्रेट बांध दें। अपनी लंबाई के बराबर का धागा आपको बांध देना है। अगली चीज़ आपको क्या करनी है कि किसी भी प्रकार के भोजन को लेने में नुकीले, जैसे कि फोक आदि का, चम्मच आदि का, चाकू आदि का प्रयोग ना करें, बिल्कुल भी नहीं करना है। ग्रहण काल में आपको किसी भी नुकीले अस्त्र का, शस्त्र का या बर्तन का या किसी भी धातु का प्रयोग करने से बचना चाहिए। सुई का, कैंची का, ये सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और गर्भवती स्त्रियों को तो कदापि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा यह डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा और आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगी। तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं, बस सावधानियां रखिए और देखिए कि कैसे आपको लाभ होता है। अब हम बात करते हैं मेष से लेके मीन राशि तक किनके लिए यह ग्रहण सावधान रहने वाला है, किनके लिए यह ग्रहण लाभकारी है और किनके लिए कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगी कि कौन से ऐसे जातक हैं जिनको यह ग्रहण प्रभावित करेगा। तो सबसे पहली चीज कि मेष राशि और भरणी नक्षत्र में ये दोनों ही कॉम्बिनेशन अगर किसी की कुंडली में बनते हैं, किसी जातक की कुंडली में अगर बनते हैं कि मेष राशि है और भरणी नक्षत्र है या मेष लग्न है और भरणी नक्षत्र है, तो ऐसे जातकों को विशेष सावधान रहना होगा इस चंद्र ग्रहण के 3 माह के भीतर, क्योंकि आपकी राशि और नक्षत्र दोनों को ही ये ग्रहण प्रभावित कर रहा है। तो आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। या फिर किसी की मेष राशि और भरणी नक्षत्र है या फिर ऐसे कोई जातक जिनके नेटल चार्ट में चंद्रमा शनि से पीड़ित है या राहु केतु से ग्रसित है, तो उनको भी बहुत सावधान रहना चाहिए। अब इसे देखें कैसे। आपके नेटल चार्ट में अगर चंद्रमा पीड़ित होगा तो यह ग्रहण आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। अगर आपके नेटल चार्ट में चंद्रमा कतई नहीं पीड़ित होगा तो आपको यह ग्रहण बहुत कम इफेक्ट देगा या बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा आपको। और जिनके नेटल चार्ट में चंद्रमा किसी दृष्टि की वजह से पीड़ित होगा तो उनको थोड़ा प्रभावित करेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि पर। मेष राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण उनकी ही राशि में लग रहा है। मेष राशि में ही यह ग्रहण चूंकि लग रहा है तो आप सभी को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है आने वाले 3 माह के अंदर। विशेष रूप से स्वास्थ्य की आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपने ऑरा का अर्थात अपने व्यक्तित्व का, अपनी पर्सनालिटी का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी धूमिल हो सकती है, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, आपको किसी प्रकार की चोट चपेट दुर्घटना भी लग सकती है, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपको किसी से भी बेवजह के वाद विवाद नहीं करना चाहिए। मानसिक परेशानियां मेष राशि के जातकों को घेरे रह सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए 12वें भाव अर्थात द्वादश भाव में यह ग्रहण लग रहा है। 12वें भाव में ग्रहण का लगना भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। वैसे तो यहाँ पे खर्चों का घर है यह, ऊपर से ग्रहण का लगना विदेश का घर है। तो यदि वे जातक जो विदेश आदि जाना चाहते हैं या विदेश से व्यापार कर रहे हैं तो उनके लिए भी लॉसेस का टाइम है। या विदेश जाने के लिए मैं वृषभ राशि के जातक ध्यान से सुने कि विदेश यदि आप जाने के इच्छुक हैं और अगले 3 माह में आपका कोई इस तरह का माध्यम बन जाता है तो आप प्रयास करें कि समुद्री रास्ते से आप ना जाएं। ध्यान रखिएगा, समुद्री रास्ते से जाने से आपको बचना चाहिए। आप किसी और माध्यम का चयन करें, समुद्री रास्ते से आप यात्रा कदापि ना करें। अब अगली चीज, आपको अपने खर्चों पे विशेष कंट्रोल करना चाहिए। धन हानि, एक बड़ी धन हानि होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। खर्चों आपके
फिजूल खर्ची वृषभ राशि के जातकों को 3 माह परेशान करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपको किसी को भी कर्ज देने से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची या पैसे ऐसी जगह लग जाएंगे जिसका कोई क्रेडिट ना हो, जैसे कि कोई दुर्घटना हो सकती है, वाहन बहुत सावधानी से चलाना है। किसी लंबी दूरी की यात्रा पे वृषभ राशि के जातक इस टाइम पीरियड में ना जाएं तो ही उनके लिए बेहतर होगा। अब आते हैं हम अगली राशि मिथुन राशि। यदि मैं एक लाइन में कहूं कि यह ग्रहण किसके लिए सबसे बेहतर रहने वाला है तो वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रहण बहुत बढ़िया है। उनके लाभ भाव एकादश भाव में यह ग्रहण लग रहा है, यानी कि लाभ आपका बना रहेगा। इनकम का भाव है तो इनकम बनी रहेगी आपकी यदि शादी ब्याह, ऐसे मिथुन राशि के जातक जो विवाह के लिए बहुत समय से परेशान थे या रिश्ते ढूंढे जा रहे थे, रिश्ता नहीं बन रहा था, शादी का टाइम निकला जा रहा है, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा है। उनके ऐसे काम बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और लाभ उनका स्थायित्व पकड़ लेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए बचाव क्या रखना है उन्हें, कोई नया डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोच समझ के लें और कोई नया प्रोजेक्ट अपने हाथ में ना लें मिथुन राशि के जातक। चलिए अब बात करती हूँ अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि चूंकि चंद्रमा स्वामी है इसके कर्क राशि के और दशम भाव में कर्क राशि पे ये ग्रहण लग रहा है, तो कार्य व्यापार आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पे कर्क राशि के जातकों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आपके ये दशम भाव वर्क प्लेस का होता है। आपके जो कहीं भी आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपका मनमुटाव हो सकता है, या अगर आप कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी हैं, मतलब कॉम्पिटिशन्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपको इसके बहुत अच्छे फेवरेबल रिजल्ट देखने को ना मिले। अन्य दृष्टिकोणों से ग्रहण बहुत बुरा नहीं है, मैं सो कहूँगी कर्क राशि के जातकों के लिए। हाँ, माता के स्वास्थ्य का कर्क राशि के जातकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की समस्या आती दिखाई दे रही है, तो परेशान ना हो, पेशेंस रखें। यदि आपको कर्क राशि के स्टूडेंट्स से मैं एक बार ज़रूर यहाँ कहूँगी, यदि आप 3-4 बार से एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे थे और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो परेशान मत हो। बस ये टाइम पीरियड क्रॉस होने दीजिए, आपका फेवरेबल समय बस शुरू ही होने वाला है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समय अच्छा बुरा आता रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में यह ग्रहण लग रहा है। सिंह राशि के जातक विशेष रूप से ध्यान रखें, उनकी मान प्रतिष्ठा सम्मान को ठेस लग सकती है। उनके वर्क प्लेस पे, उनके घर में, परिवार में ही उनकी मान सम्मान इज्जत की जो वैल्यू है वो उतनी नहीं रहेगी, और कहीं ना कहीं इसमें उनका खुद का व्यक्तित्व ही जिम्मेदार होगा। मेरे बात को समझने का प्रयास करिएगा। जब हमारा ऑरा कमतर होता है तभी हमारे मान सम्मान में प्रॉब्लम आती है, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। कहीं ना कहीं हमने अपने ऑरा से, अपने व्यक्तित्व से ऐसा काम जरूर किया होता है जिसकी वजह से हमारे मान सम्मान को ठेस लगती है। तो भाग्य भाव से, नवम भाव से सीधा भाव कौन सा है? द्वितीय। दूसरा भाव है किसका? वाणी का। तो सिंह राशि के जातक विशेष रूप से ध्यान दें, कहीं ऐसा तो नहीं उनकी कर्कश वाणी, उनकी वो जो कहते हैं अहंकारी वाणी, बहुत ज्यादा दम्भ में बोलने वाली वाणी के कारण ही तो कहीं आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को हानि नहीं हो रही है। तो इस बात का सिंह राशि के जातक विशेष रूप से ध्यान रखें। अगली चीज जो ध्यान रखने वाली है वह है सिंह राशि के जातकों के लिए पिता के स्वास्थ्य की। पिता के स्वास्थ्य का भी सिंह राशि के जातकों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए इस टाइम पीरियड में, क्योंकि नवम भाव भाग्य भाव, पिता का भी भाव है, धर्म का भी भाव है। तो पिता को भी कहीं ना कहीं, पिता के भी मान सम्मान में, यदि आपके मान सम्मान में ठेस नहीं पहुंचने वाली है, बुरा नहीं होने वाला, तो पिता के मान सम्मान को कहीं कोई ठेस या कलंक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं तो उनके स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं अवश्य आती हुई दिखाई देंगी इस ग्रहण काल में। फिर आपको सिंह राशि के जातकों को इस ग्रहण के नेगेटिव परिणाम
कम से कम मिलें, तो उपाय के रूप में सिंह राशि के जातकों को जो काम करना चाहिए वह है धार्मिक यात्राएं। सिंह राशि के जातक विशेष रूप से प्रयास करें कि किसी प्रकार की कोई, अगर वो छोटी ही सही धार्मिक यात्रा करते हैं तो उससे उन्हें लाभ अवश्य होगा। हाँ, ग्रहण के दिन धार्मिक यात्रा ना करें। यह धार्मिक यात्रा मैं करने के लिए बता रही हूँ कि ग्रहण काल के बाद जो आने वाले 3 महीने हैं उसमें, ग्रहण काल के 1 वीक में, 15 दिन में, 10 दिन में आप कोई छोटी मोटी धार्मिक यात्रा अगर करते हैं तो आपको इसके नेगेटिव इफेक्ट्स कम से कम देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए अष्टम भाव, मृत्यु के भाव में यह ग्रहण लग रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस समझिएगा थोड़ा सा। अष्टम भाव एक नेगेटिव भाव है और वहां पे ही ग्रहण लग रहा है कन्या राशि के जातकों के लिए, तो हेल्थ वाइज बहुत अच्छा नहीं है। आपके गुप्त शत्रु जागृत हो सकते हैं, आपकी हेल्थ को कोई ऐसी बीमारी आपको घेरे रहेगी जिसपे आपके पैसों की बर्बादी होगी, आपको कोई चोट लग सकती है कन्या राशि के जातक। यदि आपके विवाह आदि से संबंधित कोई बात चल रही थी तो वो अटक सकती है, जिसमें आपका पैसा भी फंसा हो सकता है, तो थोड़ी सी सावधानी रखें, अपनी हड्डियों का विशेष ध्यान रखें और कहीं भी ट्रैवलिंग पे जाने से बचें। इसके साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र की माध्यम से शिव जी की आराधना करें, अर्थात महामृत्युंजय मंत्र आप इस ग्रहण काल में अवश्य करते रहें। कोशिश करें, चाहे अगर आप कर सकते हो तो आने वाले 3 माह आप प्रतिदिन 108 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो आपको इससे से कम हानि होगी। अब हम बात करते हैं अगली राशि तुला राशि। तुला राशि सप्तम भाव, भरणी नक्षत्र, जिसका स्वामी है शुक्र और तुला राशि के मालिक भी शुक्र हैं, तो तुला राशि के लिए भी यह ग्रहण बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर मेष राशि के बाद अगर यह ग्रहण मैं किसी के लिए सबसे ज्यादा खराब मानती हूँ तो वह है तुला राशि, बल्कि मेष से ज्यादा तुला राशि के जातकों के लिए ग्रहण बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, चाहे वो पति हैं या पत्नी हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या, मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, विशेष रूप से ध्यान रखें तुला राशि के जातक। आपके संबंधों में अगर थोड़ा बहुत वैमनस्यता, कलह कलेश थी तो वह तलाक तक पहुंच सकते हैं, बिछो हो सकता है या थोड़ी सी कंडीशंस बिगड़ सकती हैं। तो तुला राशि के जातक इस ग्रहण काल में थोड़ा सा सावधान रहें, डरे नहीं, सावधान रहें, उपाय करते रहें तो परमात्मा ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्लीज मैं आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग मेरी बात को, उनके भावों को, उनके विचारों को समझने का प्रयास करें, उनसे डरे नहीं, घबराए नहीं। उपाय हर चीज के होते हैं इस दुनिया में, उस कर्म को करने के लिए परमात्मा ने आपको ये ऋण दिए हैं, तो आप उपाय करिए, केवल आप प्रयास करिए, अपने कर्म करिए उन सिचुएशंस को सुधारने के लिए। जैसे कि तुला राशि के जातक जिनके पार्टनर्स का स्वास्थ्य खराब है तो आप उनका विशेष ध्यान रखिए, ज्यादा ध्यान रखिए। अगर कोई प्रॉब्लम थोड़ी बहुत क्रिएट हो रही है तुरंत जाइए डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, डॉक्टर जैसा बता रहा है उसको फॉलो करिए, उस रिस्ट्रिक्शंस को। थोड़ा बहुत मेडिटेशन करिए। अगर आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा कलह कलेश, झगड़े, लड़ाई आदि बने रहते हैं तो आप इस टाइम पीरियड में कोशिश करें कि उनको आप पोलाइटली लें, थोड़ा बर्दाश्त करें, अपने स्पाउस की बातों को भी समझने की कोशिश करें। भाई सामने वाला अगर कुछ कह रहा है तो उसकी बात को इम्पोर्टेंस दीजिए, ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा उसको नेग्लेक्ट किया जाए। यदि वो डिप्रेशन में है, अवसाद में है, तो उन्हें समझाइए, डॉक्टर से मिलिए, उनके सजेशंस को फॉलो करिए, थोड़ी देर मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन, योगा इज ए वेरी बेस्ट ऑप्शन किसी भी प्रकार के ग्रहण से, मेंटल कंडीशन से निजात पाने के लिए। योगा या मेडिटेशन बहुत पावरफुल रेमेडी है इसकी, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्र ग्रहण है, तो मन को शांति देंगे ये चीज़ें, तो आपकी प्रॉब्लम्स वैसे ही आधी हो जाएंगी। तो इस तरह के कार्य करिए, इसलिए घबराइए नहीं। और एक रिक्वेस्ट मैं और यहाँ करना चाहूँगी आप सभी से कि यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सभी लेटेस्ट और बेहतर वीडियोस आपको तुरंत ही प्राप्त हो सकें। आप अपने जानने वालों में, अपनी फैमिलीज़ में यह वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी बेहतर जानकारियाँ मिल सकें और हमें भी एक मोटिवेशन मिले अच्छे कंटेंट बनाने का,
आप सबसे जुड़ने का और आपको नए नए विषयों पर ज्योतिष संबंधी बेहतर सलाह और जानकारी देने का। यदि आप मुझसे किसी प्रकार की सलाह लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप मुझे किसी प्रकार के वीडियोस चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के उस टॉपिक को दे सकते हैं। चलिए आगे तुला राशि के बारे में बात करते हैं। साझेदारी में, पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का कार्य करने से तुला राशि के जातकों को बचना चाहिए। किसी भी अभी इन 3 माह में पार्टनरशिप में कोई कार्य ना करें, और यदि आप पहले से ही पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सा बस चौकन्ने रहें। धन संबंधी कोई निर्णय लेने के समय थोड़े चौकन्ने रहें, यूं ही डिसीजंस ना लें, और नहीं तो आगे आने वाले समय में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं, उपाय मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के छठे भाव, षष्ठ भाव में यह ग्रहण लग रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी मैं बिल्कुल अच्छा नहीं कहूँगी, ठीक ठाक नहीं है। हाँ, सो है, बहुत खराब भी नहीं है, तुला और मेष जैसा नहीं है, लेकिन बहुत खराब, बहुत अच्छा भी नहीं है। स्वास्थ्य आपका कमजोर रह सकता है, शत्रु आप पर वार कर सकते हैं। हाँ, कोर्ट कचहरी के मसले जरूर आपके ठंडे पड़े रहेंगे। इस समय आप उसमें कोई निर्णय ना लें, ठंडे पड़े रहेंगे। आपको जो लाभ होगा वो लाभ हो सकता है आपको नौकरी के संबंध में। वृश्चिक राशि के वह जातक जो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे थे, उनके लिए समय थोड़ा ठीक ठाक है। बाकी सभी वृश्चिक राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का और शत्रुओं से सचेत रहने की सलाह दी जाती है। उपाय के रूप में आपको क्या करना है? उपाय के रूप में आपको ओम हम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः मंत्र का आपको जाप करना है, या किसी भी रूप में हनुमान जी की आराधना आपको करनी है। विशेष रूप से दक्षिण मुखी हनुमान जी की आराधना अगर आप करते हैं वृश्चिक राशि के जातक, तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे कि वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं वो प्रयास करें कि अगर उनके घर के नियर बाई कोई दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर हो तो वहां जाकर के आप हनुमान जी की आराधना करें, तो आपको विशेष लाभ होगा और इस ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं अगली राशि धनु राशि। धनु राशि के पंचम भाव में यह ग्रहण लग रहा है, तो आपकी संतान को कोई समस्या हो सकती है। आपकी संतान को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आप अगर गर्भवती स्त्रियां हैं तो धनु राशि की स्त्रियां विशेष रूप से ध्यान रखें, गर्भस्थ शिशु का विशेष रूप से ध्यान रखें। और यदि आप लव लाइफ में हैं तो आपके पार्टनर से अलगाव की स्थितियां बन रही हैं। आपका पार्टनर आपसे अलग हो सकता है, उसका मनमुटाव आपसे हो सकता है। तो आप धनु राशि के जातकों को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार के आपको पार्टनर से कलह कलेश से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के मनमुटाव से पार्टनर से बचना चाहिए। कितना भी आप बचाव करें फिर भी मुझे अलगाव की स्थितियां धनु राशि के जातकों के लव लाइफ, रोमांस की लाइफ में कमी होती दिखाई दे रही है। संतान को समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों, अगर आप विद्यार्थी हैं धनु राशि के जातक, तो आपका पढ़ने में इस समय में मन कुछ कम लगेगा। आपका मन धनु राशि के जातकों को जो विशेष रूप से ध्यान रखना है, वह सभी जातक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या विद्यार्थी हैं या टीनेजर्स हैं, तो माता पिता भी मेरी बात को ध्यान से सुने कि ऐसे बच्चे किसी व्यसन का शिकार हो सकते हैं। किसी प्रकार का व्यसन उन्हें घेर सकता है, किसी प्रकार का व्यसन उन्हें अपने पास में ले सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। उपाय के रूप में हनुमान जी के आपको रुद्र रूप की उपासना करनी चाहिए, या फिर बजरंग बाण का पाठ बच्चे से स्वयं करने को बोले। उस बच्चे से स्वयं बोलिए कि बजरंग बाण का बैठ के पाठ किया करें 3 माह। चलिए अब हम बात करते हैं अगली राशि मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव में यह ग्रहण लग रहा है। चतुर्थ भाव माता, मन, घर का सुख, वाहन का सुख, ऐसे भाव में चंद्र ग्रहण लगना, लग्जरीज का जो कारक है चंद्रमा, लिक्विड मनी का कारक है, उस पर ग्रहण लगना। तो मकर राशि के जातकों के लिए भी यह ग्रहण अच्छा नहीं है। आपके माता को कष्ट हो सकता है, माता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, उस पर पैसे
अच्छे खासे धन का व्यय भी देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य इतना क्रिटिकल हो सकता है आपकी माता का। आपको मानसिक शांति बिल्कुल नहीं मिलेगी। मकर राशि के जातकों को घर वाहन से संबंधित कोई भी निर्णय इस 3 माह के भीतर ना लें, तभी बेहतर रहेगा। कर्ज लेने और देने दोनों से ही बचें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं मकर राशि के जातक। इसके साथ साथ मैं जो ये बात कह रही हूँ, यहाँ ध्यान किन किन को रखना है। मकर राशि के वे जातक विशेष रूप से ध्यान रखें जिनका चंद्रमा पीड़ित है उनके नेटल चार्ट में, या फिर चंद्रमा की महादशा अंतरदशा चल रही है, वे ध्यान रखें। तो ऐसे लोगों को अपना ध्यान रखना है। चंद्रमा राहु से पीड़ित है, केतु से पीड़ित है, शनि से पीड़ित है, तो वे लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। उन्हें किसी प्रकार की मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, उनकी माता को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है। अब हम आते हैं अगली राशि, कुंभ राशि। यदि मिथुन राशि की ही तरह किसी राशि के लिए यह ग्रहण बहुत लाभकारी है तो वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि के पराक्रम भाव में यह ग्रहण लग रहा है। आपको हर तरह से धन लाभ, शिक्षा से लाभ, संतान से लाभ होता हुआ कुंभ राशि के जातकों को दिखाई दे रहा है मुझे। इसके साथ साथ कुंभ राशि के जातकों को छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ हो रहा है। आप अपने भाइयों के साथ, छोटे भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ कहीं छोटी दूरी की यात्रा पे अगर जाते हैं, किसी व्यापार संबंधी निर्णय के उपलक्ष्य में जा रहे हैं, तो आपको लाभ होगा, अच्छा लाभ होता दिखाई दे रहा है। आप इस तरह के व्यापार से जुड़े कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। आपको बढ़िया इनकम की प्राप्ति इस समय में होगी। किसी प्रकार का गुप्त धन भी प्राप्त होता मुझे कुंभ राशि के जातकों को दिखाई दे रहा है। लिक्विड मनी, चंद्रमा लिक्विड मनी के कारक हैं और गुप्त धन उन्हें मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। काम भी बनते हुए कुंभ राशि के जातकों के दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं अगली राशि, मीन राशि। मेष, तुला और अभय मीन, जिनकी चर्चा मैंने शुरू में की थी कि वह कौन सी राशि हैं जिनके लिए ग्रहण बिल्कुल अच्छा नहीं रहने वाला है, तो उसमें सबसे अंतिम राशि है मीन राशि। मेष, तुला और मीन राशि के लिए चंद्र ग्रहण मैं बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं कहूँगी। इस समय लिए गए निर्णय आगे आने वाले समय में आपको रियलाइज होगा कि हमने निर्णय ये गलत ले लिए थे। मीन राशि के जातकों को पैसे की बर्बादी से बचना चाहिए। उनके पैसे कहीं फंस सकते हैं, डूब सकते हैं। गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने से मीन राशि के जातकों को बचना चाहिए। आपके पैसों के संबंध में आपको सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। घर में कलह कलेश का माहौल बना रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों को हर प्रकार से पैसे के लेन देन में सावधान रहना है। किसी भी प्रकार की यात्रा करने से बचें। अगर बहुत ज़रूरी भी है तो हनुमान जी के मंत्रों का जाप करने के बाद यात्रा प्रारंभ करें, या फिर यात्रा प्रारंभ करने से पहले किसी हनुमान मंदिर में एक लाल रुमाल या गमछा रख के आए। और जब आप यात्रा करके प्रभु से प्रार्थना करके आइएगा कि हे प्रभु हमारी रक्षा करिएगा, हमारे प्राणों की रक्षा करिएगा, हमारे जीवन की रक्षा करिएगा। और जब आप यात्रा से वापस आएँ तो वह गमछा वहाँ से जाके पुजारी जी से ले लीजिएगा। यह आप उपाय के रूप में मीन राशि के जातकों को करना चाहिए। अगली चीज़, आपको अपने ससुराल से संबंधों को मधुर बनाने का मीन राशि के जातकों को पूरा प्रयास करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो ससुराल से सीमांत तक दूरी बना लें। इस समय किसी प्रकार की वाणी संबंधी दुर्व्यवहार के कारण आपके रिश्ते ससुराल पक्ष से खराब होते मुझे दिखाई दे रहे हैं इस ग्रहण काल में। तो और अब आते हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं यह कहूँगी कि आप देखेंगे कि इस ग्रहण के बाद आने वाले 6 महीनों में एक बड़ी आर्थिक मंदी देखने को मिलने वाली है। एक भारी आर्थिक मंदी विश्व में देखने को मिलेगी। काफ़ी देश इससे प्रभावित होंगे, भारत भी इससे प्रभावित होगा। तो पैसों के मामले में आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि धन का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ के करिए। बेवजह का धन की बर्बादी मत करिए, सोच समझ के पैसे खर्च करिए। नौकरी आदि के संबंध में थोड़ा सचेत रहिए, बना करके चलिए अपने संबंधों को, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगली चीज़ जो मैं अगले वैश्विक परिप्रेक्ष्य पे इस ग्रहण का प्रभाव है, वो अगला बिंदु है कि सोने के रेट, गोल्ड के जो रेट है उसमें एक बड़ा फ्लैक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। गोल्ड के रेट आपको दिखेगा कि एकदम से थोड़ा सा डाउन होंगे, एकदम से डाउन होंगे और फिर एकदम से बूस्ट कर जाएंगे।
गोल्ड के रेट्स में एक बड़ा फ्लैक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा इन आने वाले 6 महीनों में। तो गोल्ड के रेट में चेंजेस हो सकते हैं। पेट्रोल के दाम में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। वैसे भी पेट्रोल के दाम काफ़ी परिवर्तित हो रहे हैं और विश्व में ये बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। जितने भी ऐसे देश हैं जो पेट्रोल का निर्यात करते हैं या आयात करते हैं, वहाँ पे आप देखिएगा जो जहाँ से जिन देशों से आप आयात करते हैं वो आयात करने वाले देश इन चीज़ों का रेट्स में काफ़ी बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। अगली बात करते हैं हम शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में एक फ्लैक्चुएशन, बहुत तेज फ्लैक्चुएशन आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिलने वाला है। आने वाले 15 दिनों में शेयर मार्केट बहुत तेजी से उछाल मारेगा या बहुत तेजी से गिरेगा, यह भी देखने को मिलेगा इस समय। कुछ पॉलिटिशियंस को भी यह ग्रहण प्रभावित कर सकता है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के भी स्वास्थ्य पे थोड़ी बहुत समस्या बनी रहेगी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, आप सबसे को उनके स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए और हम सभी प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वह स्वस्थ रहें और दीर्घ आयु हों। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें उपाय क्या करने चाहिए। तो मैं 3 तरह के उपाय बताऊंगी। पहला उपाय है कि आप सभी को ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान कर लीजिए। स्नान आपको ग्रहण वाले दिन सभी को कम से कम त्रिस्नान करना चाहिए। एक प्रातःकाल आप करते ही हैं, दूसरा आपको जब ग्रहण प्रारंभ होने वाला हो उससे 10 मिनट पहले कर लेना चाहिए, तीसरा आपको ग्रहण समाप्ति के बाद करना चाहिए। तो ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान कर लें। स्नान करने के उपरांत जो अनाज है, खड़ा अनाज, पका भोजन इस समय दान नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। खड़े अनाज का, ऊनी वस्त्रों का आप दान करें। किसी को भी कर सकते हैं जिसे भी आप समझते हैं कि हाँ इसे आवश्यकता है इस चीज़ की। मेरा मानना यह है कि दान का अर्थ सदैव वहाँ है जहाँ उसकी आवश्यकता है, अर्थात भोजन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा भूखे को होती है। सबसे उपयुक्त पात्र कौन है उसका? जो भूखा है। तो उसी प्रकार दान की आवश्यकता दान का सबसे उपयुक्त पात्र वह होता है जिसे उसकी आवश्यकता हो, उसे आप वह दान करें। हाँ, यहाँ पे मैं एक विशेष बिंदु यह जरूर बोलूँगी कि आप अपने रिलेटिव, अपने घर के लोगों को दान ये मत करने लगिएगा। बहुत सारे लोग अपनी बहन, अपनी बेटियों को दान करने लगते हैं। जी नहीं, आप किसी अन्य को, किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को, किसी पुजारी को, जिन्हें वास्तव में अगर बेटी बहन को आप दान करना चाहते हैं तो कोई पुजारी, गरीब पुजारी हैं, उनकी कन्या का यदि विवाह होने वाला है तो आप उनके लिए कुछ दे सकते हैं। इस तरह की आप मदद करें जो अच्छे वे में होती है वो करिए। या कोई गरीब व्यक्ति है, उसकी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है बेचारे का, तो आप उसके लिए कुछ सहयोग कर सकते हैं। धन से तो करिए, वस्त्रों से कर सकते हैं तो करिए, अनाज से कर सकते हैं तो करिए। तो आपको सबसे पहला कार्य जो करना है वह ये करना है कि दान करना है। दूसरी चीज़, राहु केतु की शांति के लिए अपने सर से क्लॉकवाइज एक नारियल घुमा करके आप बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। ग्रहण के बाद यह कार्य अवश्य करें। अगली चीज आपको जो करनी है वह ये है कि ये तो दान की बात हुई। दूसरी चीज, आपको मंत्र उच्चारण या किसी भी प्रकार से हनुमान जी की या शिव जी की आराधना करनी चाहिए इस ग्रहण काल में, जो आपको विशेष लाभ देती हुई सभी 12 राशियों को दिखाई दे रही है। अगर आप नहीं भी ये राशियों पर ध्यान देते हैं तो भी आपको करनी चाहिए, तो भी यह बहुत अच्छा और पावरफुल समय होता है साधना के लिए, कोई भी ग्रहण काल। और यदि आपके नेटल चार्ट में चंद्रमा किसी भी रूप में पीड़ित है तो आप चंद्रमा के मंत्र का जाप करें। आपके नेटल चार्ट में यदि चंद्रमा किसी भी रूप में पीड़ित है, दूषित है, तो आपको चंद्रमा के मंत्र का ओम ऐं क्रीं सोमाय नमः, आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यदि आपके नेटल चार्ट में चंद्रमा शनि से, राहु से पीड़ित है तो आप सभी को ओम ऐं ह्रीं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का
1 माला या 11 माला या 5 माला जाप करना है बैठ करके, जिससे आप हमेशा इसका अगर जाप करें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो अब मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और एक अंतिम प्रार्थना है आपसे, रिक्वेस्ट है आप सबसे कि यदि आपको मेरे चैनल पे यह वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सभी लेटेस्ट और बेहतर वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सकें। यदि आप मुझसे किसी प्रकार का समाधान या सुझाव चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा।